इस मसले पर चर्चा के लिए मेरे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप श्रीवास्तव हैं। प्रदीप, बिहार के चुनाव में मंडल राजनीति के जो जनक कहें अपन या जो पुरोधा कहें, क्या कहें, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और शरद यादव, इन सब का जो निचोड़ था, इन सब की जो राजनीति थी, वो इस चुनाव में क्या कायम रहेगी या वो फेस और उन नेताओं की विरासत खत्म हो जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है भाई साहब इस चुनाव में अब वो मंडल का जो प्रभाव था या जो समीकरण था, सामाजिक समीकरण था जो बना था, जिसको लेके लोग बढ़े थे, वो मुझे नहीं लगता है कि ये जो है अब इस चुनाव में काम देगा। चीजें अलग अलग हो गई हैं। और सच पूछे तो 2014 के इलेक्शन के बाद से, लोकसभा के इलेक्शन के बाद से जो मंडल का समीकरण था, वो थोड़ा सा हिंदुत्व और उसमें सब चला गया। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो मंडल राजनीति के नेता थे या वो सामाजिक समीकरण बनाने में इसमें कामयाब होंगे, क्योंकि आप ये देखिए जो सब इसके प्रोडक्ट थे वो सब अलग अलग पार्टी में हैं और एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो अभी जातिगत समीकरण तो रहेगा, लेकिन वो मंडल के आधार पे, पिछड़े वर्ग के आधार पे नहीं रहेगा। पार्टी का नेता जिस जात का है या जो पार्टी का वोट, आधार वोट है, उस पे खेल होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब ये कि लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और रामविलास पासवान के बेटे भले चिराग पासवान ने उनकी जिम्मेवारी संभाली, विरासत संभाली हो, या नीतीश कुमार, इनका फेस अब खत्म है। बिहार उन नेताओं जो 30-35 साल से जो जिनका दबदबा था, उससे बाहर निकलकर अब बिल्कुल नए तरह के नेता, जिनका बिल्कुल मिजाज अलग है, विचारधारा अलग है, उस तरफ बढ़ गया है। एकदम सही है। और वहां की जनता भी अब अपना नया नेता जो इस चुनाव के जरिए तलाश करेगी, वो जनता भी वो जनता भी उन नेताओं का अब छवि खत्म हो रही है या खत्म हो गई है। जो लोग हैं उनकी भी, रामविलास पासवान जी तो नहीं रहे हैं, लेकिन लालू जी हो, चाहे नीतीश हो, चाहे शरद जी हो, वो छवि उन लोग की, वो नेतृत्व और वो छवि जो है नेता की अब बिहार में नहीं रहेगी। बिहार एक तरह से सच पूछिए तो ये जो त्रिकोण था, इससे अलग एक नए नेता की तलाश में। अब वो तेजस्वी के रूप में करता है, चिराग पासवान के रूप में करता है, या कोई दूसरा नेता आता है, ये देखने की बात है। नहीं, लेकिन प्रदीप, एक तरफ ये बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि अभी भी इस चुनाव में भी बुनियादी तौर पर मंडल राजनीति के फार्मूले ही, कि भले वो जात पात हो, महादलित हो, दलित हो, अति पिछड़े हो, जो फार्मूले, जो सोशल इंजीनियरिंग इन तीनों चारों नेताओं की थी, उसी पे तो चुनाव लड़ा हुआ जाता लगता है। नहीं, अब देखिए, अब राजद नीतीश कुमार का समीकरण भी इस चुनाव में नहीं रहेगा। नीतीश कुमार का जो चुनाव समीकरण आता था, पिछड़े वोट के आधार पे, अति पिछड़े के आधार पे, कुर्मी के आधार पे जो उनकी जात थी, मुझे नहीं लगता कि अति पिछड़े उस तरह अटैच रहेंगे अब की बार नीतीश कुमार के साथ। या आरजेडी उसके पहले जो यादव और अति पिछड़ों का एक जमावड़ा करके, गोलबंद करके 14 साल तक जीतती रही है, वो सब अब छिन्न भिन्न हो रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं, वो हो रहा है, वो अपनी जगह हो रहा है, लेकिन ये कि मंडल राजनीति की जगह दूसरी तरह की राजनीति री इन्वेंट कहां हो रही है। नीतीश कुमार अपनी जगह है, और नीतीश कुमार में ये फर्क है कि वो भाजपा पर आज अधिक आश्रित है, भाजपा पर ही आश्रित है, वो अपने आप को री इन्वेंट नहीं कर पाए हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर तो ये कि जो भी छिन्न भिन्न राजनीति की जो एक दृश्य बनता है, उसके भी जड़ में ले देकर तो मंडलवादी अराजकता या राजनीति और चुनावी फार्मूले ही है। देखिए, अब मंडल को अगर वो पिछड़े और अति पिछड़े समीकरण सामाजिक इंजीनियर से जोड़ते हैं, तो हिंदुस्तान की राजनीति में मंडल के पहले भी थोड़ा बहुत रही है, मंडल के बाद वो पूरे रूप में आई है, वो तो रहेगी, वो तो सामाजिक इंजीनियरिंग रहेगी। लेकिन जो अभी आप इसके पहले, सबसे पहले हमसे पूछे कि मंडल से जो नेता निकले और मंडल के सामाजिक समीकरण, वोट आधार को बना के इन्होंने अपना एक जमीन बनाई थी, वो जमीन अब खसक रही है, धसक रही है। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो हिंदुत्व आया है,
उसने भी सामाजिक समीकरण में जो है इधर उधर किया है। बुनियादी सवाल ये है कि लालू प्रसाद यादव का जो धमाल था बिहार की राजनीति में, शरद यादव की जो फार्मूले थे और शरद यादव की जो दबंगता थी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के ऊपर एक वक्त में, या रामविलास पासवान की 50 साल की राजनीति का जो दबदबा था, 3-4 चेहरों से जो बिहार प्रतिनिधि हो गए थे बिहार के, उन चेहरों का एकदम हाशिए में जाना या एकदम विलुप्त होना, क्या ये संभव मानता है, या बैकग्राउंड में वही सब चेहरे चल रहे हैं लोगों के नहीं नहीं दिमाग नहीं, से और उसी से मोटिवेटेड है? वो जो आपने शुरू में कहा था और जो हमने भी माना था कि वो चीजें अब खत्म हो रही है, वो नेतृत्व खत्म हो रहा है, वो धमक खत्म हो रही है, वो चेहरे खत्म हो रहे हैं, और बिहार की जनता भी अब एक क्राइसिस में है, नेता को आइडेंटिफाई करने की क्राइसिस में है। अब उसमें जो नए नेता, नई पीढ़ी के नेता उभर के आ रहे हैं, पुराने में कई हैं लेकिन वो जगह नहीं ले पाएंगे, जैसे पप्पू यादव हुए हैं या जीतन मांझी हुए हैं, या ये लोग जगह नहीं ले पाएंगे। अभी नए चेहरे जो आ रहे हैं, उनमें कोई चेहरा लेता है या कोई नया नेता उभर के आता है पिछड़े वर्ग से, ये देखना बाकी है। मतलब उस इलेक्शन में मुझे नहीं, ये नहीं लगता कि इन चारों चेहरों की अनुपस्थिति के कारण कांग्रेस और भाजपा के चेहरे उभरते हुए हैं? बिहार के स्तर पर तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है कि जैसे भाजपा में नित्यानंद राय का एक चेहरा नया उभरता हुआ कोई कहते हैं, तेजस्वी यादव का अपने आप में ही ये, चिराग पासवान अपने आप में ही, ये जो नए चेहरे हो रहे हैं, या कांग्रेस में भी एक दो चेहरों के नाम, हालांकि कांग्रेस की कोई चेहरे उभर के नहीं पा रहे हैं, वही जो मैं पहले कह एक रहा हूँ संभावना। हाँ, चेहरे में जो उभरे नए चेहरे हैं वो 2 ही 3 चेहरे हैं। एक तेजस्वी का चेहरा है, एक चिराग पासवान का जो उत्तराधिकार रामविलास पासवान का संभाले हैं उनका चेहरा है। इस इलेक्शन में एक उनका नाम भी, नीतीश के लड़के का भी सुनाई दे रहा है, पता नहीं वो कितना पॉलिटिकल है, नहीं वो वो तो अभी पॉलिटिकल नहीं बिल्कुल है। नहीं, लेकिन हाँ हाँ। नित्यानंद का या अशोक कुमार का या इन लोग का नाम जो है, ये उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे नीतीश, लालू और पासवान पिछले 20-30 साल तक बिहार के पॉलिटिक्स में हावी रहे थे। नहीं तो उस नाते फिर एक बड़ी बात ये निकल के आती है कि बिहार में लीडरशिप की जगह खाली हो गई है, एक वैक्यूम आ गया है। भले आप लालू प्रसाद को कैसे भी कुछ भी कहें या नीतीश कुमार को कुछ भी कहें, मंडलवादियों ने जो अपनी एक स्थिति बनाई थी और बिहार को जिस तरह की राजनीति से भरा था, वो अब पूरा खालीपन हो गया। हाँ, एकदम क्राइसिस है, मैं वो खालीपन है, वैक्यूम है। वही वैक्यूम कौन भरेगा, इस चुनाव में थोड़ा सा पता चलेगा। इस चुनाव के नतीजे जो है वो थोड़ा सा इंडिकेट करेंगे, क्योंकि इस समय पूरे पुरजोर से तेजस्वी भी लड़ रहा है। लालू परिप्रेक्ष्य में, लालू आगे नहीं मुझे इस चुनाव में दिखाई दे रहा है, तेजस्वी आगे दिखाई दे रहा है आरजेडी का। इसी तरह चिराग जो है वो एलजेपी में आगे है। सुशील मोदी बिहार के नेता नहीं बन सकते हैं। उसका दूसरा कारण भी आप भी जानते हैं, आप भी जानते हाँ, थे उसके कई कारण है। और वो देखिए, नीतीश कुमार और सुशील कुमार की भी उम्र संवर्धित, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ हाँ जो हाँ नए अब करें, ये एक आखिरी चुनाव है इन नेताओं के लिए, तो ये माना जा सकता है। हाँ। और सुशील मोदी पिछले 5-10 साल से एकदम नीतीश कुमार के दाहिने हाथ बन के रहे, एक तरह से उनके पर छाया बन के रहे। तो सुशील जी अपने कोई नेतृत्व उभारने की कोशिश भी नहीं किया उन्होंने पिछले 5-10 साल में। चुनाव में मोदी जी और कांग्रेस नेतृत्व, ये भी चेहरे हैं, ये भी चेहरे काम कर रहे हैं। बिहार का इलेक्शन केवल बिहार के नेताओं पर नहीं लड़ा जाएगा, मुझे लगता है। ये हाँ। और लेफ्ट के नेता में जैसे वो कन्हैया का नाम आया नहीं हुआ है, नहीं नहीं नहीं, कन्हैया, कन्हैया इन नहीं, लोग, इन नेताओं का क्या मतलब? नहीं नहीं, कन्हैया कन्हैया नेता नहीं बन सकता अभी बिहार का। आगे संघर्ष करेगा, क्या होगा पता नहीं। लेकिन अभी एक तो अपर कास्ट का है कन्हैया, तो पिछड़ों को रिप्रेजेंट नहीं करता है वो। दूसरी चीज, कन्हैया बिहार की जनता के लालू और नीतीश से उसकी तरह नेता बनने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो उसमें कहीं, उसी खाने में कहीं फिट नहीं दिखाई देता। बिहार की राजनीति भाई, जब बिहार का जो पॉलिटिकल चेतना है, राजनीतिक चेतना बिहार के, वो मुझे अन्य प्रदेशों से बहुत ज्यादा लगता है। इसलिए वहां के लोग बहुत ही पॉलिटिकल हैं वो। नहीं, लेकिन पॉलिटिकल होने के बावजूद अंततः पिछले 30 सालों में भी लालू जी का नेतृत्व रहा, या नीतीश कुमार का रहा, जो कि 15-15 साल के जंगल राज या
जो भी उस तरह की जो अपनी जुमलों वाली जो राजनीति है, उसी में बिहार जागरूकता के बावजूद बिहार जिस अवस्था में 30 सालों में रहा है, वो अपने आप में जागरूकता का कॉन्ट्रडिक्शन है। बिहार में कोई नेता नहीं पैदा हुआ 30 साल में। लालू पैदा नहीं होने दिए, यही या आप कह लीजिए नीतीश नहीं पैदा होने दिए, क्योंकि ये ट्रेजेडी रही बिहार की कि कोई नेता उसमें पैदा नहीं हुआ। यही तीनों लोग जो है बिहार के, रामविलास पासवान की एक खासियत थी, उन्होंने सेंटर में हमेशा रहे। वो बिहार की राजनीति नहीं की, लेकिन सेंटर में रह के भी उन्होंने बिहार की पूरी राजनीति की। बिहार की राजनीति में हमेशा पकड़ रही और बिहार की राजनीति में हमेशा दखल रही। वो नीतीश और लालू की तरह प्रदेश की राजनीति में नहीं डूबे। प्रदीप, बातचीत यहीं समाप्त करेंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के चुनाव में गपशप को बहुत पंख लगे होते हैं, बावजूद इसके पार्टियों और नेताओं के दाव पेच में बहुत कुछ समझने को होता है। उस नाते आज का दाव पेच। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी ज्यादातर उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ रही है जहां भाजपा की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा के ही नेता इस्तीफा देकर लोजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा कार्रवाई करने के नाम पर उनको पार्टी से निकाल रही है, पर जब वे खुद ही भाजपा छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए और उस पार्टी की टिकट से चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो उनको पार्टी से निकालने का कोई खास मतलब नहीं। मुश्किल यह है कि भाजपा भले उनको पार्टी से निकाल दे, पर जमीनी स्तर पर यह मैसेज है कि इनको पार्टी का समर्थन है और चुनाव के बाद ये भाजपा के साथ ही रहेंगे। इसलिए भाजपा व संघ के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर इन नेताओं की मदद करेंगे। इस वजह से माना जा रहा है कि जदयू उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ रहे लोजपा उम्मीदवारों के लिए मौका है। इसमें भी लोजपा के उम्मीदवारों को उन सीटों पर मौका है जहां जदयू के मुस्लिम उम्मीदवार लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने कोटे की 115 सीटों में से 11 पर मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं। इन सीटों पर भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं का स्वाभाविक रुझान लोजपा की ओर होगा। नीतीश कुमार ने बिल्कुल उत्तर बिहार में सिकटा से लेकर सीमांचल के अररिया, कोचाधामन, अमौर जैसी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। उन्होंने बीच में कांटी, मढ़ौरा, महुआ में भी मुस्लिम उम्मीदवार दिया है। इनमें से कई सीटें यादव मुस्लिम बहुलता वाली हैं, जहां राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन का भी मुस्लिम उम्मीदवार होगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के गठबंधन का भी मुस्लिम उम्मीदवार होगा। वहां स्वाभाविक रूप से मुस्लिम मतदाताओं की पसंद राजद या ओवैसी के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में भाजपा के कोर वोटर अगर लोजपा के साथ गए तो उनके लिए मौका बनेगा। जिस तरह से भाजपा ने अनुपात से ज्यादा सवर्ण उम्मीदवार दिए हैं या जदयू ने अनुपात से ज्यादा कोयरी कुर्मी उम्मीदवार उतारे हैं, रालोसपा ने आबादी के अनुपात से बहुत ज्यादा कुशवाहा उम्मीदवार दिए हैं, उसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने अनुपात से काफी ज्यादा यादव और मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं। बिहार की आबादी में मोटे अनुमान के मुताबिक यादव 14% और मुस्लिम 16% हैं, यानी दोनों को मिलाकर 30% वोट बनता है, जो राजद की हमेशा बड़ी ताकत रही है। इस बार तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के 52% टिकटें इन दो समुदायों को दी हैं। उन्होंने अपने कोटे की 144 सीटों में से 58 यादव हैं और 17 मुस्लिम को टिकट दिया है। बाकी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के यादव मुस्लिम उम्मीदवार अलग हैं। ऐसा लग रहा है कि अपने मुस्लिम यादव वोट को बचाने की चिंता में राजद ने इतनी टिकटें दी हैं। असल में इस बार नीतीश कुमार ने भी भाजपा के साथ होने के बावजूद 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। साथ ही उन्होंने 18 यादव उम्मीदवार भी दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड चाहे जो कहे, पर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेना बंद नहीं करने वाले हैं। लोजपा के नेता चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले तक मीडिया में अपने सारे बयान प्रधानमंत्री मोदी की फोटो के सामने खड़े होकर दिए। उन्होंने कहा कि उनके जो भी विधायक जीतेंगे वे नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करेंगे। परंतु किसी भी व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री का नाम लेने से कैसे रोका जा सकता है? लोजपा ने इसी तर्क का सहारा लिया। उसके नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, अगर कोई पार्टी उनका हाथ मजबूत करने की बात कर रही है तो इसमें किसी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा। 5 साल पहले भाजपा ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था और बिहार के लोगों ने भाजपा को बुरी तरह से खारिज कर दिया था। सो बिहार में मुद्दे और नेता स्थानीय ही होना चाहिए। इसलिए चाहे तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी हो या उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पप्पू यादव जैसे नेता हो, ये नेता चुनाव प्रचार में बाहरी मुद्दे नहीं उठाते और इस बार भी नहीं उठाएंगे।
मुख्य विपक्षी राजद की भी दिलचस्पी बाहरी मुद्दों को उठाने में नहीं रहती, लेकिन उनकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी व कम्युनिस्ट नेता खासकर कन्हैया कुमार बाहरी मुद्दे उठाएंगे। हाथरस का मुद्दा भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट ही उठाएंगे। चीन की आक्रामकता और भारत सरकार की चुप्पी का मामला भी कांग्रेस उठाएगी और अर्थव्यवस्था के रसातल में जाने का मुद्दा उठाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस और खास तौर से उसके नेता राहुल गांधी की होगी। कृषि कानूनों का मुद्दा शायद विपक्षी पार्टियां उठाएं, पर उस पर भी बहुत ज्यादा शोर नहीं होगा। उम्मीद है प्रोग्राम अलग लगा होगा। बिहार राजनीतिक चेतना में जानने सोचने की कसौटी में यदि प्रोग्राम अलग और अच्छा समझ आए तो प्रतिक्रिया जरूर भेजें। प्रोग्राम को YouTube पर भी पसंद। YouTube पर नया इंडिया टीवी और nayaindia.com को विजिट करने की अवश्य आदत बनाएं। अपने सोशल मीडिया से प्रोग्राम को आगे प्रसारित करें। बिहार के सुधी दर्शक यदि बेबाक लेकिन तटस्थ चुनावी प्रोग्राम को आगे नहीं फैलाएंगे तो कौन फैलाएगा? कल फिर इसी समय नए एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात।